अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ने लगे हैं कि जो काम हमने पीछे सीखा है रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में मैंने आपको डिटेल्स दी कि 4 मेन पार्ट्स होते हैं और उनके अलग अलग जो काम होते हैं। आज मैं उन 4 पार्ट्स को आपको दिखाऊंगा भी और उनकी तफसीलन दोबारा से हम एक दफ़ा रिवीजन करेंगे। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले चंद बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि जो बच्चा उस्ताद के अदब में सर झुका लेता है फिर वो दुनिया के सामने सर उठाकर जीना सीख जाता है। उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर वो बादशाह बना देता है। और जो बच्चा उस्ताद का थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता फिर उम्र भर उसको ज़माने के थप्पड़ बर्दाश्त करना पड़ता। दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं, माँ बाप, बहन भाई, और इनमें एक रिश्ता जो बड़ा बादब रिश्ता होता है वो उस्ताद का रिश्ता। इस्लाम में उस्ताद का रिश्ता माँ बाप के रिश्ते के बराबर है और उस्ताद ही हमें माँ बाप के बाद ज़िंदगी का अक्सर मकसद समझाते हैं। और दुनिया में जितने रिश्ते हैं उनमें सबसे मुकद्दस रिश्ता उस्ताद का है। उस्ताद वो फूल है जो अपनी खुशबू से मुआशरे में अमन, दोस्ती, भाईचारे का पैगाम देता है। और दुनिया में कोई भी इंसान अच्छे उस्ताद के बगैर कभी किसी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। उस्ताद ही वो हस्ती है जो जीने का सही तरीका बताता है। तो आज की वीडियो में ये इतनी तमहीद बांधने का मकसद कि आप जहाँ कहीं भी जिस किसी भी फील्ड में, आप कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, स्कूल में हैं, आप किसी भी जगह पे किसी भी काम को सीख रहे हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप कार मैकेनिक हैं, आप एसी टेक्नीशियन हैं, आप HVAC टेक्नीशियन हैं, आप दुनिया की किसी भी फील्ड में हैं और जो भी आपका गाइडलाइनर है, जो भी आपको समझाने वाला है, जो भी आपको ट्रेन करने वाला है, जो आपका उस्ताद है, जिस बंदे से आपने कोई एक लफ्ज़ भी सीखा है तो आप पर यह फ़र्ज़ हो जाता है कि आप उसका अदब करें, उसका एहतराम करें। जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर बच्चा उस्ताद के अदब में, जो बच्चा उस्ताद के अदब में सर को झुकाना सीख जाता है फिर वो दुनिया में सर उठाकर जीना सीख जाता है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं सबसे पहला क्रेडिट दूंगा अपने उस्ताद मोहतरम जनाब ज़ेब शहजाद साहब को। और मैं इस काबिल बना के आज मैं इस हुनर को सीख कर आपको सिखा रहा हूँ तो इसका सारे का सारा क्रेडिट मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब ज़ेब शहजाद साहब को जाता है। तो आज की वीडियो में जस्ट उनका मैंने तारफ़ आपको करवाना था। इंशाल्लाह बहुत जल्द 1 to 1 फेस टू फेस उनसे मुलाकात भी होगी। और अब जितनी भी हमारी वीडियोस आएंगी कोशिश होगी कि जो प्रैक्टिकल वीडियोस होंगी वो उन्हीं की वर्कशॉप से इंशाल्लाह मैं आपको डिलीवर किया करूँगा, आपको बताया करूँगा। और अब बिना टाइम ज़ाया किए, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। लेकिन उससे पहले एक इकबाल का जो है वो शेर याद आ रहा है कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। ये आप जो लोग अभी इस फील्ड में इन हुए हैं या फील्ड में किसी भी फील्ड में, ये नहीं कि एसी टेक्नीशियन की फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में इन हुए हैं तो ये आप सब के लिए, जो भी बिगनर हैं, जो भी स्टार्टिंग में हैं, किसी भी फील्ड में आप काम सीख रहे हैं तो आप सब की नज़र एक शेर है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। नहीं तेरा नशेमन, नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। जी, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो पहला पार्ट मैंने आपको बताया था वो था हमारा ये कंप्रेसर। ठीक है जी, इसके बारे में आज आपको मैं इंशाल्लाह डिटेल से बताता हूँ। इसके बाद कंप्रेसर के बाद जो दूसरा हमारे पास पार्ट है वो है कंडेंसर। और कंडेंसर के बाद जो हमारे पास तीसरा पार्ट है वो है, कंडेंसर के बाद हमारे पास तीसरा पार्ट जो है वो है ये रेफ्रिजरेंट कंट्रोल। और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल के बाद ये इवेपोरेटर आता है। अब कंप्रेसर का मैंने आपको बताया था कि रेफ्रिजरेशन साइकिल में मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो कंप्रेसर है। और कंप्रेसर का काम क्या होता है कि जो यूनिट में गैस होती है, रेफ्रिजरेंट होती है, उसको पूरे यूनिट में, किसी भी रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो यूनिट होता है, रेफ्रिजरेशन यूनिट जो होता है, उसमें पूरे यूनिट में गैस को साइकिल करना कंप्रेसर का बेसिक काम होता है। अब कंप्रेसर, ये आपके हमारे सामने कंप्रेसर पड़ा हुआ है। तो हर कंप्रेसर को इस तरह से ये एक लगा हुआ है और ये 2 पाइप हैं। ये 3 पाइप हर कंप्रेसर में होते हैं। ठीक है, और कुछ कंप्रेसर होते हैं उनमें यहाँ पे भी ये वाले 2 पाइप यहाँ पे भी होते हैं। ठीक है, तो पाइप होते हैं कंप्रेसर में, वो 3 होते हैं और इन तीनों पाइप का काम होता है, इनमें 2 सेक्शन लाइन होती हैं और 1 डिस्चार्ज लाइन होती है। सेक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन एक तो यूनिट के साथ हमारी अटैच होगी और एक जो ये वाली लाइन है यहाँ पे, ये वाली लाइन में पिन वाल लगा के हम यहाँ से गैस वगैरह चार्ज करने के लिए ये लाइन इस्तेमाल होती है।
और कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन साइकिल का ये बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पे जब हम कंप्रेसर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल हमारा ऑन होता है। और काम किस तरह से ये करता है उस हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन से आगे हमने ये कंडेंसर लगाया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल आप कह लेंगे ये वाला पाइप कंडेंसर का यहाँ से ये वाला पाइप यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन के साथ लग जाएगा और कंप्रेसर हमारा स्टार्ट होगा। कंप्रेसर स्टार्ट होने के बाद ये पाइप हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, गैस इसमें हमने भरी हुई है यूनिट में। और कंडेंसर के ये एंड वाले सिरे पर यहाँ पे इस सिरे में हम लगाएंगे ये रेफ्रिजरेंट कंट्रोल हमारा, ये कैपिलरी ट्यूब, इसको हम यहाँ पे कंडेंसर के एंड वाले सिरे पर ये हमारा लगेगी। और इसके बाद रेफ्रिजरेंट कंट्रोल जो है वो हमारी वेपरेटर के यहाँ पे ये देखें, एक वेपरेटर के एक सिरे पे हमने रेफ्रिजरेंट कंट्रोल लगाई हुई है। और ये पूरे इस वेपरेटर में जितने इसके पाइप हैं सारे में गैस घूम के वापसी, ये देखें ये एक पाइप आ रहा है और इस पाइप को हम वापस यहाँ पे कंप्रेसर में लगा देते हैं। तो कंप्रेसर का आपको मैंने बताया कि कंप्रेसर का बेसिक काम जो है वो रेफ्रिजरेंट को पूरे के पूरे सिस्टम में मूव करना है। अब जब कंप्रेसर गैस को कंप्रेसर गैस को कंडेंसर में जिस गैस को भेजता है, तो जब कंप्रेसर कंडेंसर में जिस गैस को भेज रहा होता है वो गैस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली गैस होती है, ठीक है। जब कंडेंसर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाली गैस को कंडेंसर में कंप्रेस कर देता है, तो कंडेंसर क्या काम करता है, कंडेंसर उस गैस में से हीट को कंडेंस करता है, हीट को खारिज कर देता है, ठीक है। हीट को खारिज करने के बाद उस गैस का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है यहाँ तक पहुँचते और यहाँ तक आते आते गैस जो है वो माया हालत में तब्दील हो जाता है। और वो गैस माया हालत में तब्दील होने के बाद गैस का जो प्रेशर होता है वो सेम रहता है, लेकिन उसका टेम्परेचर जो स्टार्टिंग में था उसकी निस्बत यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और जब टेम्परेचर वो कम हो जाता है, गैस ठंडी हो जाती है, माया हालत में तब्दील हो जाती है, तो फिर उस गैस को हम यहाँ पे कंडेंसर को यहाँ पे ये रेफ्रिजरेंट कंट्रोल हम इसमें यूज़ करते हैं। इस सिरे पर रेफ्रिजरेंट कंट्रोल जो है ये किस तरह से काम कर रहा होता है कि अब जो लिक्विड हालत में और हाई प्रेशर में जो गैस होती है हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, कंडेंसर ने हमें लिक्विड हालत में वो गैस चेंज करके और टेम्परेचर कम करके अब वो गैस रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में शिफ्ट कर देना है कंडेंसर ने। रेफ्रिजरेंट कंट्रोल ने क्या करना है, वो जो लिक्विड हालत की गैस होती है उस गैस को यहाँ पे वेपरेटर में स्प्रे करवाना होता है और लो प्रेशर के साथ स्प्रे करवाना होता है। यहाँ पे वो गैस यहाँ पे स्टार्टिंग में वो गैस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाली गैस को कंडेंसर ने क्या किया कि टेम्परेचर तो हाई, उसका टेम्परेचर लो कर दिया और उसका प्रेशर जो है वो हाई रहा। अब कंडेंसर ने उस प्रेशर को लिक्विड में तब्दील करके गैस को कैपिलरी ट्यूब में शिफ्ट किया, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में शिफ्ट किया। रेफ्रिजरेंट कंट्रोल ने उस लो टेम्परेचर और लिक्विड गैस को वेपरेटर में स्प्रे करवाना शुरू कर दिया। जब वो स्प्रे वेपरेटर में होती है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम घर में शावर रखे होते हैं पानी वाले, हम उस शावर को जब कंप्रेस करते हैं तो पानी के बिल्कुल छोटे छोटे से ज़रात होते हैं जो मतलब कि बाहर आ रहे होते हैं। तो उसी तरह से ये जो हमारी कैपिलरी ट्यूब होती है ये भी उसी तरह से गैस को जो वो लिक्विड हालत में होती है ब्रीक ज़रों में तब्दील करके वेपरेटर के अंदर स्प्रे करवा रही होती है। अब जैसे ही वो लिक्विड हालत वाली गैस अंदर स्प्रे शुरू होती है वेपरेटर के अंदर, तो होता ये है कि जब वो स्प्रे हो रही होती है तो यहाँ से कूलिंग का अमल शुरू हो जाता है। अब ये यहाँ पे लगा होता है वेपरेटर हमारा, ये फ्रिज में भी लगा हुआ होता है, हमारे में एसीज़ में भी लगा होता है, कोल्ड स्टोरेज रूम और जो हमारे बर्फ़ खाने होते हैं, मतलब कि जहाँ पे भी रेफ्रिजरेशन साइकिल हमारा, जहाँ कहीं पर भी रेफ्रिजरेशन का अमल हो रहा होगा, तो ये 4 पार्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले कंप्रेसर, फिर कंडेंसर, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल और हमारा एवेपोरेटर। तो अब जो गैस यहाँ से शिफ्ट की रेफ्रिजरेंट कंट्रोल ने एवेपोरेटर के अंदर, तो यहाँ पे वो गैस दोबारा से क्या हुआ, उस गैस ने जहाँ पर ये एवेपोरेटर लगा हुआ है उस जगह की हीट को इसने अपने अंदर ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देना। ये अपने अंदर हीट को ऑब्ज़र्व करेगी। जैसे ही ऑब्ज़र्व करेगी तो वो गैस जो है जो लिक्विड हालत में और ठंडी गैस इसमें आई थी वो दोबारा से गर्म हो जाएगी और बुखारात की शक्ल इख्तियार करेगी। फिर दोबारा से ये इस लाइन के ज़रिए ये गैस वापस कंप्रेसर अपने अंदर खींचेगा, इस लाइन के ज़रिए, सक्शन लाइन के ज़रिए वापस कंप्रेसर के अंदर ये गैस आएगी। और इसी तरह से ये एक सर्कल इसका चलता रहता है यहाँ तक कि जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, अगर घर में फ्रिज है, फ्रीज़र है, कोल्ड स्टोरेज रूम है, बर्फ़ खाने हैं, तो वहाँ पर जो भी हमने टेम्परेचर सेट किया होता है, फॉर एग्जांपल हमने 0 टेम्परेचर सेट किया है या वो टेम्परेचर हमने सेट किया हुआ है माइनस पे, -20 पे, -60 पे, -40 पे, तो ये एक सर्कल चलता रहता है ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है जो टेम्परेचर की, वहाँ तक हम उस टेम्परेचर को जो वो एक्सेस हम हासिल कर लेते हैं। उसके बाद कंप्रेसर्स जो होते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। उसमें ये होता है कि जब टेम्परेचर पूरा हो जाता है तो कंप्रेसर अपनी स्पीड को डाउन कर लेता है ऑटोमेटिकली पीसी के ज़रिए,
ठीक है। और कुछ होते हैं कि मतलब कि पूरे का पूरा यूनिट कट ऑफ हो जाता है, मतलब कि कंप्रेसर बंद हो जाता है और वो टेम्परेचर जब तक मेंटेन रहता है कंप्रेसर हमारा बंद रहता है, और जब फिर वो टेम्परेचर उस मुकर्रर हद से बढ़ता है तो फिर से दोबारा हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है, और स्टार्ट होने के बाद ये सर्किट फिर से दोबारा से चलता रहता है। तो उम्मीद है मैंने आपको जो प्रैक्टिकली आज कंप्रेसर, कंडेंसर और वेपरेटर, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल के बारे में मैंने आपको बताया, तो प्रैक्टिकली भी ये चीज़ें आपने देखी भी हैं, आपको समझ भी आई होंगी। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इन चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके बाकायदा कि जिस तरह से ये वर्किंग कर रहे होते हैं, इसमें हम गैस रिफ़िल करना आपको सिखाएंगे, इसमें हम आपको मतलब कि जॉइंट करना, इनकी वेल्डिंग करना, और इसके पूरे प्रोसेस को चला के बाकायदा पूरे यूनिट को हमने चलाना है। और चलाने के बाद ये हमारे पास टेम्परेचर मीटर होता है, ये सेंटीडिग्री में भी हमें टेम्परेचर बता रहा होता है और फ़ारेनहाइट में भी हमें बता रहा होता है। ठीक है, इसके ज़रिए हम आपको बताएंगे कि इसका जो डिस्चार्ज लाइन पे प्रेशर होता है वो कितना, डिस्चार्ज लाइन पे जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे वो कितना होता है, और यहाँ पे लिक्विड लाइन पे जो टेम्परेचर होगा इसका वो कितना होगा, और फिर जब यहाँ पे स्प्रे होगी तो वो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल से आगे एवेपोरेटर में वो टेम्परेचर कितना होगा, और ये जो सेक्शन लाइन है एंड पे ये टेम्परेचर इसका कितना आएगा, ये पूरी डिटेल भी आपको बताएंगे। और साथ में गेजेस के ज़रिए आपको ये भी बताएंगे, जो हमारे पास मेजरमेंट गेज होती हैं कि इसमें जो रनिंग और स्टैंडिंग प्रेशर होगा वो कितना होगा, और रनिंग प्रेशर वो भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।